दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विपिन और आप देख रहे हैं स्वर स्वतंत्र विपिन जोशी। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। तो मैं पहुंचा हूं आज हल्द्वानी फतेहपुर के इलाके में। ये यहाँ पर अपना छोटा सा आशियाना है एक। अ, पहाड़ से पलायन की जो दर है प्लेन्स के लिए, महानगरों के लिए, वो लगातार बढ़ रही है। रोज़गार की कमी के कारण भी हो सकता है और शिक्षा एवं स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं हैं पहाड़ में या कहें उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में बहुत चरमराई हुई हैं। उसकी वजह से भी पलायन का यहाँ ज़्यादा प्रकोप दिखता है। तो लोग अपने घरों को छोड़कर महानगरों की ओर आ रहे हैं, शहरों की ओर आ रहे हैं। यहाँ प्लेन्स तराई भावर की तरफ आ रहे हैं। कारण भी स्पष्ट है। यहाँ का जीवन थोड़ा-सा सहज है, लेकिन कई मामलों में अगर देखें तो काफ़ी कष्टप्रद भी है और बहुत सारी चुनौतियों से भरा हुआ भी है। तो हम जानेंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे, अपने कुछ मित्रों से बात करेंगे कि क्या कारण है पलायन का, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तब तक मैं आपको दिखाता हूँ कुछ फतेहपुर हल्द्वानी के कुछ अच्छे शानदार विजुअल्स। शहर की चकाचौंध भरी जो ज़िंदगी है उससे फ़तेहपुर का जो क्षेत्र है वो कुछ शांत सा है। ये भीड़ भाड़ से थोड़ा सा अलग है, पहाड़ से लगता हुआ क्षेत्र है। सामने नैनीताल की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। उसके बाद ये क्षेत्र है रामनगर का जो हाईवे है, हल्द्वानी रामनगर, उसके करीब ये फ़तेहपुर बना हुआ है, बसा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे की तरफ मैंने आपको दिखाया पहाड़ियों से लगता हुआ ये क्षेत्र है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो प्लेन्स का जो एक विराट जो भव्य दर्शन है वो होने लग जाता है, ये शुरू हो जाता है। ये मैं छत से आपको विजुअल्स दिखा रहा हूँ। लगातार निर्माण कार्य यहाँ जारी है। तो आप देख सकते हैं इस तरफ पहाड़ियाँ नहीं हैं, तो ये लंबे चौड़े खेत और आलीशान मकान लोगों की समृद्धि को भी बयां करते हैं। अब ये पिछले 10 सालों में ही ये पूरी एरिया लगभग डेवलप हुई है। और ये प्लॉट भी सामने का बिकाऊ है, ये बिक गया है, इसमें फिर निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। पहाड़ और पलायन दो ऐसी चीज़ें हैं। अगर आप देखें तो पहाड़ के पलायन के बहुत सारे कारण हैं। आप देख पाते होंगे कि पहाड़ का हर नौजवान दिल्ली, मुंबई, पंजाब, चंडीगढ़ या बड़े बड़े महानगरों में जाता है। उसका कारण है कि यहाँ पर उनके लिए काम ना होना, चाहे वो पढ़े लिखे हों चाहे वो अनपढ़ हों, उनके लिए काम न होना एक बड़ी चुनौती है। आप देखे होंगे जो खेती में जो आदमी का जो श्रम लगता था वो कम हो गया है और वो बाहर जाकर होटलों में या अन्य जगहों पर काम करता है अपनी आजीविका के लिए। तो कह सकते हैं कि आजीविका के लिए बहुत सारे संसाधन जो वो स्वयं से कर पाए, स्वयं से उसको वहाँ रोज़गार मिल पाए, इस तरह की चीज़ें है नहीं। दूसरा, खेती बर्बाद हो चुकी है, खेती बंजर हो चुकी है इस पलायन के कारण। तीसरा, जो पढ़ लिख रहे हैं नौजवान, उनके लिए उनके स्किल के हिसाब से यहाँ पर उस तरह की नौकरियाँ भी नहीं हैं। तो आप देखेंगे कि पहाड़ में जो पलायन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है और उसका कारण यही है कि यहाँ के जो जल, जंगल, ज़मीन या यहाँ की जो टूरिज़्म में जिस तरह की चीज़ें रखनी चाहिए थी, टूरिस्ट जिस तरीके से टूरिज़्म को बढ़ावा देना चाहिए था, वहाँ जॉब होनी चाहिए थी, तो वो जॉब नहीं मिल रही है, नहीं बन पाई। ना सरकारें कर पाई, ना यहाँ के और ऑर्गेनाइजेशन कर पाए। उसका उसका सीधा-सीधा जो असर है वो नौजवानों की आजीविका पर जाता है और वो अपनी आजीविका के लिए पहाड़ से बाहर जाता है। तो पहाड़ और पलायन दोनों जो है उनका आपसी एक अंतर संबंध है। यहाँ का बल्कि लाल बहुगुणा जी कहते थे, पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आई। तो रोज़गार ना होना, यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होना, शिक्षा ना होना, शिक्षा का स्तर बहुत न्यूनतम होना, ऐसा लोग कहते हैं और उसके कारणों से लोग पलायन कर रहे हैं। तो पहाड़ को नज़रिए से समझने के लिए भी दृष्टिकोण सरकार नहीं बना पाई। यहाँ के डेवलपमेंट को भी उस तरीके से सरकार कर नहीं पाई। तो इसलिए पहाड़ के नौजवान, पहाड़ के युवा मजबूर हैं पलायन करने को। थैंक यू। पहाड़ में पलायन की समस्या आज भी ज्वलंत है और सालों से ये समस्या चली आ रही है। बावजूद इसके आज ये मुद्दा सामाजिक मुद्दा तो है, लेकिन राजनीतिक मुद्दा नहीं बन पाया है। राजनीतिक मुद्दा अगर ये बन जाता तो यहाँ छोटे छोटे रोजगार और फैक्ट्रियाँ
उससे और पर्यावरण सम्मत काम, खेती को लेकर ज़्यादा जोर, जंगली जानवरों की जो समस्याएं हैं उनके निदान को लेकर सरकारें और योजनाकार सोचते, लेकिन ऐसा अभी देखने को नहीं मिला है, हो नहीं पाया है। हाँ, तमाम कोशिशें हुई हैं। एक समय था जब पहाड़ में कोशिशें होती थी कि यहाँ की खेती बाड़ी ठीक हो, खेती बाड़ी के माध्यम से गांव में लोग टिकना शुरू करें, बागवानी करें, लेकिन उसमें जंगली जानवरों का आतंक और एक प्रकार से किसान को जो सपोर्ट है वो न मिलना बहुत बड़ा कारण है। अगर सपोर्ट मिला तो सही तरीके से नहीं मिला। गांव में पैसा ज़रूर पहुंचा, लेकिन वो जिस प्रक्रिया से पहुंचना चाहिए उस प्रक्रिया से नहीं पहुंचा, और सारे विकास या कहें कि रोज़गार परक काम दिखावटी बन के रह गए। ऐसा नहीं कि काम नहीं हुए हैं, लघु उद्योग को लेकर बहुत सारी कोशिशें हुई हैं, बहुत सारी सरकार की छोटी बड़ी योजनाएं चली हैं, जैसे बीच में ग्राम्या यहाँ एक योजना चली थी, और इसी प्रकार बहुत सारी योजना लंबे समय से चलती आ रही हैं। और वो उनको रोज़गार स्थापित करने के छोटे छोटे योजनाएं लगाने के, चाहे मसाला चक्की लगाए, चाहे कृषि को लेकर पॉली हाउस का काम करे, बागवानी का काम करे, कोशिशें हुई हैं, कागज़ों में हुई हैं और कागज़ों में ही सफलता प्राप्त हुई है। लेकिन वास्तव में उस लाभार्थी को कहें या कहें उस किसान को, उस नौजवान को उसका सीधा लाभ मिल पाया हो, या कहें कि अभी वो उससे समृद्ध हो पाया हो, उसे कोई और रोज़गार न करना पड़ा हो, ऐसा नहीं हुआ। धार्मिक पर्यटन का भी एक अच्छा कोशिश था, और उसका धार्मिक पर्यटन में थोड़ा उत्तराखंड में कहें कि जैसे यहाँ जागेश्वर है, चितई है, और कई नए पुराने सारे मंदिरों में लोग भ्रमण करने आते हैं देश विदेश से। और धार्मिक पर्यटन पर्यावरणीय पर्यटन नहीं बन पाया है। पर्यावरणीय पर्यटन कहें कि यहाँ की संस्कृति को दिखाने वाला पर्यटन, जिसको होम स्टे के रूप में लंबे समय लोगों ने अपने विचार जो सरकार के सामने रखे, ये जो सरकार ने कोशिश की थी अच्छी कोशिश है, लेकिन इसमें भी किस तरीके से उनको मोटिवेशन, बहुत सारी छूटें इसमें दी हैं, बावजूद इसके उस स्तर तक ये इसका फ़ायदा बड़े स्तर पर रोज़गार ये जनरेट नहीं कर पाया है। इसी प्रकार तो योजनाकारों ने जो जंगली जानवर जो यहाँ की खेती को समाप्त कर रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं, उनके लेकर कुछ ठोस कदम नहीं उठाया है। सारे किसान लोग समय समय पर सरकार को ज्ञापन देते रहे हैं कि किस प्रकार जो है जंगली जानवर को रोका जा सकता है। जिस प्रकार पोलियो का मिशन चलाया गया, जिस प्रकार अभी कोरोना को लेकर मिशन चलाया गया, उसी प्रकार तो यहाँ के खेतों के चारों तरफ तार बाड़ करना और उसकी सुरक्षा को लेकर एक मिशन चलाने की ज़रूरत है। उत्तराखंड में पलायन की स्थिति को दर्शाया हमारे दो साथियों ने, बसंत पांडे और संदीप कुमार ने। तो आप दोनों साथी सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। इन्होंने अपने विचार रखे, अपने अनुभव रखे। आपको कैसा लगा आज का यह मुद्दा आधारित वीडियो, मुझे अपनी राय अवश्य बताइएगा। अपना सहयोग, अपना स्नेह बनाए रखिए। बने रहिए स्वर स्वतंत्र के साथ। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। नमस्कार।